आज हम एक ऐसे कानून की कहानी में उतरेंगे जो बाहर से तो एक उम्मीद की तरह दिखता था, लेकिन अंदर से वो सत्ता का एक बहुत बड़ा जाल था। नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक कानून जिसे लोकतांत्रिक सुधार कहकर सराहा गया, असल में एक बहुत बड़ा धोखा हो। अगर ये कहा जाए कि 1892 में अंग्रेजों ने भारतीयों को जो दिया वो आज़ादी की तरफ पहला कदम नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ को दबाने का एक और ज्यादा चालाक तरीका था। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, सीधे साल 1892 में, भारत पर ब्रिटिश राज का दौर। तो माहौल कैसा था उस वक्त? देखिए, देश में चारों तरफ अकाल था, गरीबी थी और अंग्रेजों के लगाए भारी भरकम टैक्स का बोझ था। हाँ, रेलवे लाइनें बिछ तो रही थी, पर उसकी कीमत चुका रहे थे किसान, जिनकी जमीनें छीनी जा रही थीं। हवा में ना एक बेचैनी थी, एक घुटन सी थी। और इसी मुश्किल और घुटन भरे माहौल में पूरे भारत से एक आवाज उठ रही थी, एक ही मांग कि हमें हमारे हक चाहिए, हमारे अपने प्रतिनिधि चाहिए, हमें हमारे भविष्य में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। और ऐसा लगा कि इस मांग को सुन लिया गया है। ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पास किया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इस कानून ने वादा किया कि अब भारतीयों को भी सरकार चलाने में यानी शासन में एक बड़ी भूमिका दी जाएगी। सुनने में तो ये वादे कमाल के थे। कहा गया कि अब भारतीय भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बैठेंगे, वो सरकार से सीधे सवाल कर सकेंगे और इतना ही नहीं, देश के बजट पर चर्चा भी कर सकेंगे। ये सुनकर लगा कि शायद अब वाकई कुछ बदलने वाला है। लेकिन क्या ये सब सच था, या ये सिर्फ एक खूबसूरत पर्दा था जिसके पीछे का खेल कुछ और ही था? क्योंकि जो कागज पे लिखा गया था और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए अब इस वादे की सच्चाई को जरा करीब से देखते हैं, परत दर परत। कानून के हिसाब से हाँ, काउंसिल्स में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कुछ भारतीय इन काउंसिल्स में पहुंचे भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिनती बढ़ा देना काफी था? तो एक तरफ था वादा और दूसरी तरफ थी हकीकत। वादा था काउंसिल्स में बैठने का, पर हकीकत ये थी कि अंग्रेज अधिकारियों का बहुमत हमेशा बना रहा, मतलब फैसला तो उन्हीं का चलना था। वादा था सवाल पूछने का, पर सच ये था कि सवाल पूछने से पहले भी इजाजत लेनी पड़ती थी, और एक सवाल के बाद दूसरा सवाल आप पूछ ही नहीं सकते थे। और बजट, हाँ, चर्चा कर सकते थे, पर उस पर ना तो वोट दे सकते थे, ना ही एक पैसे का बदलाव सुझा सकते थे। मतलब साफ था, उन्हें एक कुर्सी तो दी गई थी, पर ताकत बिल्कुल नहीं। वो बस एक मूक दर्शक बनकर बैठ सकते थे, हिस्सेदार बनकर नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर अंग्रेजों को ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? अगर कोई असली पावर देनी ही नहीं थी, तो फिर ये सुधार का इतना बड़ा नाटक क्यों? और इसका जवाब छिपा है ब्रिटिश सरकार की असली सोच में। ये सुधार नहीं, एक बहुत ही सोची समझी, बहुत ही शातिर चाल थी। देखिए, उस वक्त तक इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी मजबूत हो रही थी और देश में लोगों के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी। अंग्रेजों को डर था कि ये सब एक बड़े आंदोलन में बदल सकता है, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि एक बड़े तूफान को रोकने के लिए थोड़ी सी हवा पास कर दो। उन्होंने एक सुधार का दिखावा किया ताकि भारतीयों को लगे कि कुछ बदल रहा है और आंदोलन की आग ठंडी पड़ जाए, जबकि पर्दे के पीछे वो अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे थे। तो असल बात ये थी कि ये एक्ट कोई सुधार था ही नहीं, ये तो बस बढ़ते हुए गुस्से को, बढ़ते हुए विरोध को काबू में करने का एक तरीका था, एक राजनीतिक चाल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस धोखे की एक और परत थी, और वो थी चुनाव का दिखावा। नाम के लिए तो कहा गया कि चुनाव होंगे, पर ये कैसे चुनाव थे? आम लोगों को तो वोट देने का हक ही नहीं था। कुछ खास संस्थाएं जैसे यूनिवर्सिटी या जमींदार, वो सिर्फ कुछ नामों की सिफारिश कर सकते थे, और उन नामों में से किसे चुनना है, ये आखिरी फैसला हमेशा की तरह गवर्नर का ही होता था। यानी सब कुछ एक परफॉर्मेंस की तरह था। लोकतंत्र का एक नाटक चल रहा था, जिसकी स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर ये एक्ट इतना बड़ा धोखा था, तो फिर हम इसे एक शुरुआत क्यों मानते हैं? यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, ये कानून कमजोर था, धोखे से भरा था, लेकिन अनजाने में ही सही, इसने एक ऐसे बीज को जमीन दे दी जिसे बाद में एक बड़ा पेड़ बनना था। इसने भारतीयों को पहली बार राजनीति का एक ऑफिशियल मंच दिया, जहां वो अपनी आवाज उठा सकते थे, भले ही वो मंच कितना भी कमजोर क्यों ना हो।
और यहीं से शुरू हुआ एक सिलसिला, एक डोमिनो इफेक्ट। 1892 की नाकामी और अधूरेपन ने लोगों में और ज्यादा अधिकारों की भूख जगाई, और इसी भूख का नतीजा था 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार। जब वो भी कम पड़े तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, और ये सिलसिला 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक चलता ही गया। इसे ऐसे समझिए, भारत के संवैधानिक सुधारों की हर अगली कड़ी 1892 की नाकामी की वजह से ही लिखी गई। अंग्रेजों ने जो चिंगारी आंदोलन को शांत करने के लिए फेंकी थी, उसने धीरे धीरे एक बड़ी आग का रूप लेना शुरू कर दिया था। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या अंग्रेजों का इरादा कभी सच में सत्ता सौंपने का था भी, या ये सुधारों का लंबा खेल सिर्फ अपना राज लंबा खींचने की एक रणनीति थी? तो ये था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, एक झूठी उम्मीद, एक अधूरा हक और एक बहुत ही शातिर चाल जो आखिर में खुद उन्हीं के गले पड़ गई। क्योंकि 1892 में अंग्रेजों ने भारतीयों को बोलने का एक मंच तो दे दिया था, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जो एक बार बोलना सीख जाता है वो फिर चुप नहीं रहता। और वही चिंगारी आगे चलकर आज़ादी की मशाल बनी।